नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के 9 महीने बाद जिसने उस युद्ध की एक स्पष्ट झलक दी जिसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। भारतीय सेना उस युद्ध की तैयारी कर रही है जो वह कभी नहीं लड़ेगी, एक ऐसा युद्ध जिसका समय अब बहुत पीछे छूट चुका है। अगर कोई भारतीय सेना प्रमुख द्वारा हाल ही में सेना के आधुनिकीकरण पर दिए गए कई बयानों को सुने तो यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वह 2004 की कोल्ड स्टार्ट रणनीति को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोल्ड स्टार्ट जिसे भारतीय सेना ने शुरू किया था, इसका मतलब था कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो भारतीय सेना को बहुत कम देरी के साथ दुश्मन की सीमा में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। अब आज इस 2004 की सोच के साथ दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि पिछले 22 वर्षों में युद्ध का विज्ञान और कला दोनों ही बहुत बदल गए हैं। इतना कि 2004 में भारतीय सेना अग्रणी सेवा थी पाकिस्तान के साथ युद्ध में, जो अब पहले जैसा नहीं रहा। अगले युद्ध में भारतीय सेना केवल एक सामरिक भूमिका निभाएगी, इससे अधिक कुछ नहीं, और मैं इसे समझाऊंगा। हमें बस इसका विस्तार करना है ताकि यह समझ सकें कि अगला युद्ध या जब भी पूर्ण पैमाने पर युद्ध होगा वह कैसा दिखेगा। एक साधारण तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीएलए जो युद्ध के क्षेत्र में सबसे आगे है वह लगातार बेहतर हो रही है। यह और अधिक तकनीकों को अपना रही है, अपने युद्ध की अवधारणा को सुधार रही है और इन अधिकांश चीजों को वह पाकिस्तान की सेना के साथ साझा करेगी। 4 बुनियादी बातें हैं जिनके बारे में मुझे पहले बात करनी है। आइए मैं पहली बात से शुरू करता हूं। यह वह बात है जो मैंने अपनी कई वीडियो में पहले भी कही है, लेकिन इसे एक बार फिर दोहराने की आवश्यकता है। देखिए, कोई भी युद्ध 3 स्तरों पर लड़ा जाता है। सबसे निचला स्तर है रणनीति, टैक्टिक्स। यहीं पर क्षरण एट्रिशन होता है, यहीं पर लड़ाइयां होती हैं। फिर युद्ध का एक मध्यवर्ती स्तर होता है जिसे युद्ध का संचालन स्तर ऑपरेशनल लेवल कहा जाता है, जो सभी लड़ाइयों के कुल योग से कहीं अधिक होता है। यही युद्ध का निर्णायक स्तर होता है। किसी युद्ध या अभियान का परिणाम संचालन स्तर ऑपरेशनल लेवल पर ही तय होता है। फिर युद्ध का सबसे उच्च स्तर रणनीतिक स्तर होता है, जहां राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व लगातार एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं ताकि संचालन स्तर ऑपरेशनल लेवल पर अनुकूल परिणाम सुनिश्चित किया जा सके। तो यह मेरी पहली बात थी। दूसरी बात जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी, और यह मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारत को एक मोर्चे पर सुदृढ़ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, जहां भारत को युद्ध लड़ना होगा। पाकिस्तान और चीन बिना अपना हाथ दिखाए पाकिस्तान की पूरी तरह से मदद करेंगे। तो चीन पाकिस्तान की मदद अपनी नॉन काइनेटिक क्षमताओं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण, असीमित संचालन, लॉजिस्टिक्स और सबसे महत्वपूर्ण अपनी टॉप क्लास उपकरणों के साथ करेगा। अगर टॉप क्लास उपकरणों को लेकर कोई संदेह है तो कृपया विक्टर गांव का यह संक्षिप्त वीडियो सुने। विक्टर गांव एक बहुत ही प्रमुख चीनी विद्वान हैं और ऐसे प्रमुख विद्वान कभी भी शीर्ष स्तर से अनुमति लिए बिना कुछ नहीं कहते। चीन और पाकिस्तान हर मौसम के मजबूत सहयोगी हैं। किसी को भी चीन और पाकिस्तान के इस गठबंधन पर संदेह नहीं करना चाहिए। चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद और सहायता के लिए आगे आएगा जब भी पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को किसी भी देश से खतरा होगा। अब मेरा तीसरा बिंदु यह है कि पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति और गहराई की कमी को देखते हुए, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, और अगर दुर्भाग्यवश भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो हम इसे फिर से देखेंगे कि पाकिस्तानी सेना युद्ध के संचालन स्तर पर जल्द से जल्द श्रेष्ठता हासिल करने के लिए केंद्रित होकर लड़ेगी। लेकिन स्वयं भूमि सेना या भारतीय सेना की भूमिका बहुत बड़ी नहीं होगी, और मैं यह सब समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यह सब कहने के बाद अब मैं उन 6 विशेषताओं के बारे में बात करता हूं जिनका मैंने उल्लेख किया था। और पहली चीज है युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता।
और हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंधु में भारतीय पक्ष ने यह स्वीकार किया था कि दूसरी ओर यानी पाकिस्तान पक्ष को चीन के बीडीयू और अन्य उपग्रह समूहों की वजह से युद्ध क्षेत्र की कहीं बेहतर दृश्यता प्राप्त थी, जिससे पाकिस्तान की सेना को मदद मिली। तो युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता का मतलब है कि पाकिस्तान पक्ष के लिए युद्ध का धुंधलापन नहीं रहेगा या बहुत कम रहेगा, और भारतीय पक्ष के लिए अपनी संपत्तियों को छुपाना बहुत मुश्किल होगा। यही है युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता। अब दूसरी बड़ी चीज जो होगी और जिसकी एक झलक हमें पहले भी मिली थी, वह है अप्रत्यक्ष फायर। पाकिस्तानी पक्ष केवल अप्रत्यक्ष फायर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वे प्रत्यक्ष फायर पर ध्यान नहीं देंगे। और यह तब संभव है जब आपके पास युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता हो, जो उनके पास है। जब आपके पास लंबी दूरी की पहचान और वास्तविक समय में लक्ष्य साधने की क्षमता हो। अब यह उस डिजिटल इकोसिस्टम के द्वारा किया जाता है जिसे उन्होंने प्रदर्शित किया था। फिर आप सटीक हथियारों से हमला कर सकते हैं। हथियार मिसाइलें हो सकती हैं, हथियार ड्रोन भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, दृश्य सीमा के भीतर कुछ भी नहीं, सब कुछ अप्रत्यक्ष फायर है, और अप्रत्यक्ष फायर युद्ध की पूरी तस्वीर बदल देता है। उदाहरण के लिए, हमने मिसाइलों के मामले में देखा, हमने पाकिस्तान एयर फोर्स को देखा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को डिजिटल इकोसिस्टम पर आधारित अपने युद्ध के नए सिद्धांत, जिसे मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहा जाता है, समझाया, जहां उनके पास अन्य संसाधनों के अलावा और भी चीजें थीं। उन्होंने चीनी J-10 और PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। अब पहले से ही ऐसी रिपोर्टें हैं कि और अधिक PL-15 और J-10 के अलावा पाकिस्तान एयर फोर्स को चीन से 5वीं पीढ़ी का J-35 भी मिलेगा। अब चौथी से 5वीं पीढ़ी में एक बड़ा क्वांटम जंप है, और 5वीं पीढ़ी में दो बड़ी बातें हैं: स्टेल्थ क्षमताएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए सेंसर फ्यूजन। और फिर उन्हें PL-17 एयर टू एयर मिसाइल भी मिलेगी, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। तो ये मिसाइलों के बारे में है। अगला बिंदु जो हमें ध्यान में रखना है वह यह है कि ड्रोन युद्ध अब स्थायी हो गया है, और यहां मैं टैक्टिकल ड्रोन की बात नहीं कर रहा हूं। टैक्टिकल ड्रोन जिनमें भारत काफी निवेश कर रहा है, मैं उन हाई एंड ड्रोन की बात कर रहा हूं जो युद्ध के संचालन स्तर को प्रभावित करते हैं। मैं उन ड्रोन की बात कर रहा हूं जिनके बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि चीनी लोगों ने अपने Y-10 कार्गो विमान में ईरान भेजे थे। तो जो उन्होंने ईरान को भेजा, और ईरान ब्रिक्स और SCO का स्थायी सदस्य है, वह एक पूर्ण सदस्य है। निश्चिंत रहें, वे पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा भेजेंगे। तो जो सूची उन्होंने ईरान को भेजी, उसमें CH-7 ड्रोन शामिल थे, GJ-11 जो एक स्टेल्थ ड्रोन है, ऐसा कुछ जिसे चीनियों ने कभी किसी विदेशी देश को नहीं दिया। फिर उनके WZ-8 हाइपरसोनिक टोही ड्रोन, जिनकी गति मैक 3 है। फिर उन्होंने अपना जिंटियन ड्रोन मदरशिप भी दी है। अब यह मदरशिप 6000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है, और फिर यह भी हो सकता है, और 6000 किलोमीटर जाहिर है कि ड्रोन क्लस्टर्स होंगे, और यह एक कमांड और कंट्रोल शिप के रूप में भी काम कर सकती है। और फिर उन्होंने ईरान को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के पुर्जे भी भेजे। पाकिस्तान के लिए सब कुछ, हर चीज जमीन के रास्ते जाएगी, जो भारत की नजर से पूरी तरह छुपी रहेगी। तो यह बात ध्यान में रखनी होगी। ड्रोन के बारे में एक और बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि भारत के लिए यह एक चुनौती होगी। क्यों चुनौती? क्योंकि जब हम ड्रोन की बात करते हैं तो यहीं पर वर्चुअल डोमेन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ड्रोन अभी भी पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है। चूंकि उनके पास पूरी तरह की अर्थव्यवस्था स्वायत्तता नहीं है, इसका मतलब है कि अगर ड्रोन जमीन पर हैं या हवा में हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्षमताएं होना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर स्पेस शामिल है, और इसके लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति इसलिए क्योंकि अगर आप स्वार्म ड्रोन या स्वार्म क्लस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह सब चीन पाकिस्तान को उपलब्ध करा सकता है। अब मैं अपने अगले बिंदु पर आता हूं, जो मेरा चौथा बिंदु है, और वह है किल चेन के बारे में। जब आपके पास ये सारा हार्डवेयर और क्षमताएं होती हैं
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आप अपने दुश्मन से तेजी से किल चेन को पूरा कर सकें। और किल चेन दो चीजों के बारे में है। पहली बात यह है कि आपके पास बहुत अच्छे सेंसर्स होने चाहिए। हवा में सेंसर्स, अंतरिक्ष में सेंसर्स और जमीन पर सेंसर्स। और फिर आपको कंप्यूट की जरूरत होती है। अगर वे हाई एंड सेंसर्स हैं तो कंप्यूट मदद करता है। इसका मतलब है कि फ्रंट एंड प्रोसेसिंग करने की संभावना होती है। तो सेंसर से प्राप्त डेटा को सूचना नेटवर्क्स के माध्यम से, जो साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए सुरक्षित किए गए हैं, एक केंद्रीय क्लाउड पर भेजने के बजाय आप इसे सीधे कमांड पोस्ट पर भेज सकते हैं, जहां तुरंत निर्णय लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हमें यह देखना चाहिए कि चीन पाकिस्तान को एक सूचना युद्ध क्षेत्र बनाने में मदद कर रहा है। अब यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जिसमें वे सभी सेंसर्स शामिल हैं जिनका मैंने उल्लेख किया, चाहे वह अंतरिक्ष हो, जमीन हो या हवा। यही बात है। अब इसके साथ ही, जैसा कि मैंने कहा, निर्णय लेना भी तेज होना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान की सेना पहले ही कदम उठा चुकी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर रक्षा बलों के भी प्रमुख हैं, तो बाकी दोनों सेनाएं भी उनके अधीन हैं। और उनके अधीन ही स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन भी है, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से संबंधित है। तो यह व्यक्ति अकेले ही न केवल युद्ध और शांति के मामलों का निर्णय करेगा, अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो युद्ध की प्रगति का निर्णय भी वही करेगा। तो ये थी किल चेन के बारे में बात। अब भारत को सोचना होगा कि इस किल चेन की बराबरी कैसे की जाए। किल चेन को पीछे छोड़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब मैं अपने पांचवें बिंदु पर आता हूं, और पांचवां बिंदु यह है, चीन पहले ही यह क्षमता दिखा चुका है कि उपग्रह और जमीन पर मौजूद कमांडरों के सेलुलर फोन के बीच सीधा संचार हो सकता है। दूसरे शब्दों में, न तो रेडियो सेट्स की जरूरत है और न ही सेलुलर टावरों की। और चीनी पहले से ही उन्होंने घोषणा की है कि वे लोअर टॉर्बट में लगभग 20,000 सैटेलाइट्स का एक समूह भेजेंगे ताकि एलन मस्क को पीछे छोड़ सकें। स्पेसएक्स, क्योंकि निम्न पृथ्वी कक्षा में जगह सीमित है और चीनी समय के खिलाफ दौड़ लगा रहे हैं ताकि वह जगह जल्दी भर सके। और ये सभी क्षमताएं भारत के साथ युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के साथ साझा की जाएंगी। और मेरी छठी बात है स्लॉटर बॉट्स। अब स्लॉटर बॉट अगस्त 2020 में है। पीएलआई ने मिनी ड्रोन की क्षमता का प्रदर्शन किया, ऐसे मिनी ड्रोन जिनमें फेशियल रिकॉग्निशन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताएं हैं, जिसे अमेरिकी स्लॉटर बॉट्स कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इन मिनी ड्रोन में 3 ग्राम टीएनटी होगा। तो ये दुश्मन के पास जाते हैं और फेशियल रिकॉग्निशन की क्षमता यानी एआई के कारण दुश्मन को निशाना बनाते हैं। वे दुश्मन के सिर पर वार करते हैं और दुश्मन मर जाता है। ये पूरी तरह से मार है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, एक गोली एक दुश्मन। यहां कृपया एक ड्रोन और एक दुश्मन पर विचार करें। तो ये वे क्षमताएं हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और पाकिस्तानी भी इसकी दिशा में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स का सवाल है, मैंने पहले ही कहा है कि उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जो कि विजुअल रेंज से परे की क्षमता है। फिर सिंदूर के तुरंत बाद उन्होंने पाकिस्तान सेना के तहत एक रॉकेट फोर्स कमांड के गठन की घोषणा की है। अब यही वह जगह है जहां उनके सभी मिसाइलें पारंपरिक उपयोग के लिए पारंपरिक वॉरहेड्स के साथ जाएंगी, और यही वह जगह है जहां वे चीन से प्राप्त हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी रखेंगे। वे भी यहीं होंगी। पाकिस्तान के एक प्रमुख सेवानिवृत्त जनरल लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यह रॉकेट फोर्स कमांड, जो युद्ध के संचालन स्तर पर काम करेगी, पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के बीच एक अतिरिक्त परत प्रदान करेगी। और फिर हम यह भी जानते हैं कि अगस्त 2021 में पाकिस्तान वायुसेना के तहत पीएलआई की मदद से एक संगठन जिसका नाम सेंट एआई है का उद्घाटन किया गया था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग के लिए केंद्र है। और उस समय इसका पहला कार्य था कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। निश्चिंत रहें, पीएलआई पाकिस्तान वायुसेना को साइबर में भी एआई लाने में मदद करेगी।
और हमें ड्रोन में फ्रंट एंड प्रोसेसिंग क्षमताओं को भी देखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही समझाया है कि पीएलए जहां भी पाकिस्तान की मदद करेगी, वे हर जगह होंगे। तो जब हम इन सभी चीजों को देखते हैं तो भारतीय पक्ष के संदर्भ में यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि बड़ी संरचनाओं, बटालियनों, डिवीजनों के दिन अब खत्म हो गए हैं। युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता के कारण अब यह संभव नहीं होगा। फिर भारतीय सेना की पारंपरिक सोच कि आप तैनाती करें, पुनः तैनाती करें, फायर एंड मूव जैसी चालें चलें, फिर मुख्य प्रयास पर बल को केंद्रित करें, यह सब अब नहीं चलेगा। यह सब अब खत्म हो गया है। अब कुछ नया सोचना होगा। फिर हम भारी हथियार प्रणालियों को देखते हैं। ब्रह्मोस, S-400 जैसे हथियार सिस्टम, यहां तक कि भारतीय सेना द्वारा बनाई गई नई शक्तिमान आर्टिलरी ब्रिगेड जिसमें विनाका है, जो स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, यह सब शामिल है। इसमें वज्र आर्टिलरी गनेंग है और इसमें स्मर्च भी है, जिसमें रूसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये सभी कमजोर होंगे और दुश्मन के पहले निशाने पर होंगे और ये असुरक्षित रहेंगे। ये उनकी वजह से नहीं है। इनमें ड्रोन के खिलाफ सुरक्षा की कमी नहीं है, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि अप्रत्यक्ष फायर और ड्रोन अप्रत्यक्ष फायर के अंत में होते हैं। लंबी दूरी के कारण ये बहुत असुरक्षित होंगे। तो अब इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना होगा। इन सब के बजाय भारतीय सेना जो कर रही है वह पूरी तरह से अलग है। जैसा कि मैंने कहा, कोल्ड स्टार्ट को अनऑपरेशनलाइज करना, और वे इसे कैसे कर रहे हैं इसके कई डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दिए हैं। देखिए, अब एक चीज होगी जिसे स्कैल्प कहा जाएगा। स्कैल्प विशेष बलों की कमान है जो भारतीय सेना के अधीन है, और अब इसमें तीनों सेनाओं के सभी विशेष बल शामिल हैं, जैसे कि पैरा एसएफ, भारतीय नौसेना के मार्कोस, भारतीय वायुसेना के गरुड़ और एसएसएफ। अब इनका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के अंदर लक्ष्यों को चिन्हित करना है। एक बार लक्ष्य चिन्हित हो जाने के बाद जाहिर है कि एक ब्रिगेड तैयार करनी होगी जिसे वे स्पीयर कहते हैं। और ये स्पीयर कैसे बनाई जाएगी, इसके लिए उनके पास शक्तिमान आरटी ब्रिगेड है। तो मैंने पहले ही बताया है कि उनके पास पिनाका, वज्र और स्मर्च हैं, और फिर उनके पास भरो है, जो कमांडो बटालियनें हैं, इन्हें बनाया गया है। सब 25 बनाई जाएंगी। असल में वे गणतंत्र दिवस परेड में भी थे, वहां भी उनका दस्ता था। तो ये वही लोग हैं जो रास्ता साफ करेंगे, और फिर रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड्स आगे बढ़ेंगी। ये ब्रिगेड्स आगे बढ़ेंगी और ब्रिजहेड बनाएंगी। अब रुद्र एक पुराने संगठन का नाम है जिस पर काम जनरल बिपिन रावत ने शुरू किया था। उन्होंने इन्हें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स कहा था। वर्तमान सेना प्रमुख अब इन्हें रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड कह रहे हैं। तो मैं बस वही कह रहा हूं जो मैंने कहा है। स्कैल्प यह लक्ष्यों को चिन्हित करता है, इसमें यह मदद करता है। और फिर आपके पास भाला है जो ब्रिजहेड बनाता है, और उसके बाद ढाल आती है जो मुख्य प्रयास है। आपकी डिवीजनें, आपकी कोर, फिर वे उसी रास्ते से आगे बढ़ती हैं। यही कोल्ड स्टार्ट की अवधारणा है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह मुख्य प्रयास, इसे चलाना या छुपाना बहुत मुश्किल होगा। यह संभव नहीं है। और फिर वे महसूस करेंगे कि हां, शुरुआत में स्ट्राइक कोर, शायद उनमें से एक या दो को कम किया जा सकता है, उन्हें घटाया जा सकता है। पिवट कोर को रहने दें, लेकिन उन्हें घटाया जा सकता है और वहां से बचाई गई राशि इसमें लगाई जानी चाहिए। डिफेंस साइबर एजेंसी और डिफेंस स्पेस एजेंसी, यही है जिसे हमें अब मजबूत करने की जरूरत है। अभी ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अधीन है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी ऑपरेशनल रोल नहीं है। इन्हें ऑपरेशनल कमांडर के अधीन होना चाहिए और इन्हें सशक्त किया जाना चाहिए। यही है जो किया जाना चाहिए। और फिर अलग अलग सर्विस के आधुनिकीकरण की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सैन्य आधुनिकीकरण की बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अलग अलग सर्विस की बात करते हैं, आप केवल रणनीति की बात कर रहे होते हैं। हर चीज को एक साथ लाना जरूरी है, यहीं पर यह ऑपरेशनल बनता है। और जैसा कि मैंने कहा, हमें युद्ध के वर्चुअल डोमेन को मजबूत करना होगा। यह सब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। असल में जैसा कि मैंने कहा, हमने एक बिल्कुल अलग दिशा पकड़ ली है, एक ऐसे युद्ध की तैयारी करने की जो कभी होगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।